नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर और व्हाइट पेपर में आज हम बात करेंगे एनडीए का जिस तरह से 400 पार का बड़ा नारा है और उसके साथ साथ ही कांग्रेस किस तरह से बड़ा आरोप जो है वो एनडीए पर लगाती नजर आ रही है, उसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से बड़ी बातें जो है वो आज सामने रखी गई थी। फिलहाल बताते चले कि एनडीए 400 पार का नारा दे रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन के अंदर पूरी तरह से हाहाकार मचा हुआ है। जाहिर तौर पर आप देखिए आरोप कांग्रेस पार्टी की तरफ से किस तरह से है कि कैसे यहां पर एनडीए जो है वो अपना काम करी है। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर को बर्बाद कर दिया है, इस तरह से बड़ी बात कही गई। कांग्रेस ही लोगों की समस्याओं को हल कर सकती है और पूर्ण राज्य का दर्जा भी यहां पर कांग्रेस ही बहाल कर सकती है। जमीन और नौकरियों पर अधिकारों को किस तरह से सुनिश्चित कर सकती है, ये बड़ी बातें यहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और सिर्फ कांग्रेस ही विधानसभा, नगरपालिका और स्थानीय निकाय चुनाव करवा सकती है। फिलहाल इस वक्त बड़े आरोप एनडीए पर, बीजेपी पर लगते नजर आ रहे हैं और विकास और पर्यटन क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर यहां पर कांग्रेस ले सकती है। लेकिन आपको दिखाना बहुत जरूरी है कि आखिर किस तरह से अपनी बात को सामने रखा गया था। फिलहाल बताते चले कि यहां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बड़ा नारा दिया गया है कि 370 को पार करेंगे और एनडीए के साथ 400 का पूरी तरह से आंकड़ा जो है वो पार होगा। लेकिन उस बीच में इंडिया गठबंधन का जो एक बड़ा खेल यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस रचते नजर आ रहे हैं। कुछ ही दिनों के बाद सामने आ जाएगा कि किस तरह से ये सूरत हाल बन रहे हैं, क्योंकि खबर सूत्रों के हवाले से ये भी है कि 28 फरवरी को एक बड़ा ऐलान हो सकता है कि कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी एकजुट होकर लोकसभा के चुनावों को यहां पर लड़ेगी। तो चलिए पैनल की ओर चल जाते हैं, क्योंकि पैनल में इस तरह से चर्चा करना बहुत जरूरी है कि कैसे ये पूरा यहां पर जो नारा है वो दिया गया है। कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा आरोप लगाया गया है, लेकिन इस पर किस तरह से मंथन होगा अब इसी पर चर्चा कर लेते हैं। बीजेपी पार्टी से आरएस पठानिया ने हमारे साथ ज्वाइन किया है, बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। मुजफ्फर खान हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस से जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत। और उनके साथ साथ ही जगदीप जी हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। और सलमान निजामी जो कि डीपीएपी पार्टी से हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं पठानिया जी आप ही के पास आऊंगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से कई संगीन आरोप जो आपने देखे अभी टीवी स्क्रीन पर भी चले हैं, किस तरह से उन्हें देखते हैं? वो कह रहे हैं कि पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया जम्मू कश्मीर को। जी, धन्यवाद आशा जी। सबको नमस्कार, सभी पैनलिस्ट बंधुओं को भी नमस्कार और सभी साथी जो डायरेक्टली आपके शो को देख उनको भी मेरी तरफ से प्रणाम, नमस्कार। इस जम्मू एंड कश्मीर में, बल्कि जम्मू एंड कश्मीर की तारीख में जो पिछले चंद वर्षों में कुछ ऐतिहासिक कदम केंद्र की मजबूत भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में, जो केंद्र शासित प्रदेश के नाम ने एलजी महोदय के कार्यकाल में चल रहा है यहाँ, तो बात करें सिक्योरिटी तंत्र की, बात करें रोजगार की, बात करें इंडस्ट्री की प्रमोशन की, बात करें बॉलीवुड का फिर कश्मीर में री एंट्री की, या फिर वो युवा जो रात के 11 बजे भी कश्मीर के लाल चौक या पोलो व्यू से जो अपना फोटो ट्वीट करके कश्मीर में एक नए एक चेंज, एक मेटामॉर्फोसिस को सर्टिफाई करते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं। बोलने से कुछ होगा नहीं। हाँ जगदीप जी, बोलने कुछ से लोगों कुछ नहीं को बिना होगा। नाम लिए कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को नफरत होगी भारतीय जनता पार्टी मोदी के लिए, लेकिन तथ्य को कोई तो नकार नहीं सकता। जो फैक्ट है, जो सामने धरे का धरा है। और मैं लास्ट में फिर बोल दूं अपने वक्तव्य में, ठीक है पठानिया जी, ऐसा नहीं कि सब कुछ कर दिया, सब कुछ किया और बाकी कुछ भी, काफी कुछ करना अभी बाकी है। जो बाकी रह गया वो भी हम ही करेंगे, जो किया वो भी हम ही ने किया। और ये जमीनी सतह पे जो बदलाव है, ये जम्मू कश्मीर के लोग इसे महसूस कर रहे हैं, अपनी जुबान से बयान कर रहे हैं, और जिसका नतीजा बिल्कुल आ रही है। पठानिया जी बात कर रहे हैं, लिहाजा मैंने टोकना जरूरी नहीं समझा। बस ठीक है, आप जवाब दीजिए। पठानिया जी आ रही हूं मैं आपके पास जी। हार्दिक अभिनंदन आप सभी का। पठानिया जी प्रवक्ता होने के साथ साथ एक बेहतरीन अधिवक्ता भी हैं, लिहाजा बात को बड़े बेहतरीन तरीके से रखना जानते हैं। लेकिन झूठ को सच करने की ये जो कवायद है भारतीय जनता पार्टी की, ये जमीनी सतह से मिलती हुई नजर नहीं आ रही। अपने वक्तव्य में पहली बात पठानिया जी ने रोजगार की, तो मैं बता दूं कि जम्मू कश्मीर बेरोजगारी के मामले में नंबर 1 की स्थिति पर आया। कितने गड़बड़ झाले, कितने भर्ती घोटाले यहाँ हुए हैं, ये जग विदित बात है। फिर इन्होंने बात की आतंकवाद की, तो लक्षित हत्याओं में कोई फर्क नहीं पड़ा। पीर पंजाब में आज आतंकवाद की स्थिति में है। इतना समय नहीं रहता है, टू द पॉइंट आंसर दीजिएगा प्लीज। कि जो बड़े दावे किए गए हैं कि भूमि को बचाया जाएगा, नौकरियों को बचाया जाएगा, किस तरह से बचाया जाएगा,
उसके बाद कांग्रेस पार्टी कह रही है कि जो यहाँ पर कांग्रेस विधानसभा चुनाव, नगरपालिका के चुनाव, स्थानीय निकाय के चुनाव यहाँ पर कराएगी और जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से बीजेपी ने बर्बाद कर दिया। उस पर जवाब दीजिए प्लीज। चलिए ठीक है आशा जी, मैंने तो वही उत्तर देने की कोशिश की जो पॉइंट रखे हमारी तरफ पठानिया जी ने। एनी हाउ, कांग्रेस का ये जो कहना है, पहली तो बात निश्चित तौर पर आज यहाँ लोकतंत्र जो है वो आखिरी सांसें भर रहा है, जो आज की मौजूदा स्थिति है, और ये साफ तौर पर दिख रहा है। तो ऐसे में अगर कांग्रेस का ये दावा है तो मुझे कहीं पर नहीं लगता कि इसमें कोई दो राय होनी चाहिए। फिर बात अगर हम यहाँ के लोगों के भूमि अधिकारों की या नौकरियों के अधिकारों की करें, तो जिस 370 की टूटन का दम भरकर भारतीय जनता पार्टी खम ठोकर ये कहती है कि उसने यहाँ के लोगों के साथ बहुत बड़ा न्याय किया है, असलियत में कहीं ना कहीं एक बड़ा धोखा जम्मू के लोगों के साथ हुआ है, ये भी सच है। और मैं यकीन के साथ ये कह सकता हूं कि कांग्रेस ने जो तमाम वादे किए हैं, फिर चाहे वो रोजगार की बात है या फिर हम बात करें जम्मू कश्मीर में बेहतर लोकतंत्र देने की। जगदीप जी, पार्डन? कांग्रेस 370 की वापसी करेगी, कुछ ऐसा? नहीं, आप देखिए, बात को पहले हमें समझना होगा। बात 370 की बात की नहीं है, बात कम से कम पहली बात तो 370। सुनिए पठानिया जी, मैं 370 के साथ ही तो जुड़ गई ना जगदीप जी। सलमान जी, एक मिनट, सवाल तो वही रहता है। पठानिया जी, मैं आपको टोकना नहीं चाहता, मैं पहली बात स्पष्ट कर दूं, 370 पर ये जो बात सलमान जी, फायदा लेने की मेरे बाकी वाले गेस्ट भी वेट कर रहे हैं, प्लीज इस तरह से नहीं। सलमान जी, देखिए आशा जी, जिस तरीके से कांग्रेस के मित्र जो है आज बात कर रहे थे, लेकिन पार्लियामेंट के चुनाव नजदीक है और अगर कुछ पार्टियां इकट्ठा चुनाव लड़ने का सोच रही हैं, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले बीजेपी का सहारा लेना चाह रही थी अलायंस बनाने के लिए, जो देवेंद्र सिंह राणा उनके एडवाइजर रहे उमर साहब के, उन्होंने भी कहा कि बातचीत चल रही थी 2014 के बाद भी। तो अब उन्होंने कांग्रेस का सहारा लिया है, लेकिन अगर जमीनी हकीकत देखें तो जम्मू में ना नेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं जमीन पे है और ना ही कांग्रेस का कोई वजूद है जमीन पे। अगर पार्लियामेंट की बात करें तो पार्लियामेंट में जब गुलाम नबी आजाद साहब कांग्रेस में थे तभी जम्मू कश्मीर के लोगों के मुद्दे जो है गूंजते थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 MP हैं, मैं दावे से कह सकता हूं कि उन्होंने पार्लियामेंट में 370 पे बात नहीं की, जम्मू कश्मीर के मुद्दे नहीं उठाए। वो गुलाम नबी आजाद साहब थे, जब वो MP थे, LOP थे, कोई भी साथी इस पे जो है मुझे चैलेंज नहीं कर सकता कि मैं गलत बोल रहा हूं। गुलाम नबी आजाद साहब ने छोटे से छोटा मुद्दा जो है पार्लियामेंट में उठाया। बात हो रही है ना, क्योंकि पहले तो 6 सीटें थी, अब तो 5 रह गई, बारामूला, श्रीनगर, अनंतनाग, लद्दाख, जम्मू और उधमपुर। इसलिए कश्मीर की अगर मैं बात करूं तो कश्मीर में भी ट्राइकुलर मुकाबला है, तो वहां कई पार्टियां हैं। तो जम्मू सूबे में ना नेशनल कॉन्फ्रेंस है ना कांग्रेस है, और कश्मीर में भी कई पार्टियां हैं जहां हम भी हैं और हम भी लड़ रहे हैं और भी पार्टियां हैं। तो जो पार्टियां ऑलरेडी पार्लियामेंट में जो है, जिनको जम्मू कश्मीर के लोगों ने पिछली बार समर्थन दिया, तो वो नाकाम हुए पार्लियामेंट में। कभी खामोशी, आज देखिए जैसे जम्मू कश्मीर का नक्शा पार्लियामेंट से गायब हुआ है, कोई मुद्दे उठते नहीं है। तो हमारी पार्टी जो है कोशिश करेगी कि जम्मू कश्मीर के लोगों के मुद्दे। मैं ऐसे जवाब नहीं दूंगा। आ रही हूं मैं जगदीप जी। मुजफ्फर जी, आशा जी, जहां तक रहा सवाल, अगर इस पर कोई डिस्कस करना चाहता है कि भाई 370 के बारे में पार्लियामेंट में किसने बोला और किसने नहीं बोला, तो उसके लिए एक स्पेशल सेशन रखें। रहा सवाल, जब 370 एब्रोगेट हुआ तो ये दानू MP फारूक साहब जो MP थे श्रीनगर सेंट्रल कश्मीर से, वो तो हाउस अरेस्ट थे और उसके बाद PSA लग गया। दीगर जो हमारे 2 MP थे, उन्होंने जंतर मंतर पे भी जाकर प्रोटेस्ट किया, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशंस भी की, और जो हो सका पार्लियामेंट में। हाँ, जाहिर सी बात है कि पार्लियामेंट में किसी ने बोलने नहीं दिया वहां, क्योंकि वहां अगर कोई बोलता भी था, रहा सवाल आजाद साहब तो फ्री थे, क्योंकि किसी ने गिरफ्तार नहीं किया था, वो बोले। रहा सवाल के यहाँ तो फिर आगे वोट शेयर को लेकर बात कर लेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का किस तरह से रहेगा, दूसरी पार्टियों का किस तरह से रहेगा। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।
2019 में आप देखिए बीजेपी पार्टी जो है वो 46.24% वोट शेयर जो है वो ले जाती है जम्मू कश्मीर के अंदर, और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी 7.87%, कांग्रेस यहां पर 28.39% और पीडीपी 3.38%। लेकिन अब यहां पर 2024 के चुनाव होने वाले हैं, अब देखना ये होगा कि किस तरह से रहेगा। चलिए पैनल की ओर ही चले जाते हैं। जिस तरह से पठानिया जी वोट शेयर को लेकर बात हो रही है, बर्बादी की बात हो रही है, पर्यटन के लिहाज से काम करेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस और पीडीपी तीनों मिलकर, क्योंकि 28 फरवरी को एक बड़ा ऐलान होने वाला है। ये सूत्रों के हवाले से खबर जरूर है, लेकिन अब देखना ही होगा कि जब 28 फरवरी आती है तो ऐलान किस तरह से रहेंगे। पठानिया जी ऐसा है कि पूरे सम्मान और पूरे जिम्मेवारी के साथ जो आपने अभी कहा उसको मैं और लोगों की अगर बात करें पठानिया जी, जो सर्वे काम जड़ता के साथ होता है बात करने के बाद, तो वो कह रहे हैं कि 49% का फायदा जरूर होगा यहाँ पर बीजेपी को, लेकिन 36% इंडिया गठबंधन भी ले जाएगा। सबसे पहले तो जो बड़े बड़े लुभावने वायदे और नया एक नैरेटिव या नया सौभाग दिखाने की कोशिश की जा रही है जम्मू कश्मीर के लोगों को। अरे भाई 7 दशक तो कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी सरकार की कमान तो इन्हीं लोगों के पास नहीं। भारतीय जनता पार्टी तो आज तक कभी इकदार में, हाँ वर्ष 2014-15 में भारतीय जनता पार्टी एज ए जूनियर पार्टनर तकरीबन 3 वर्ष का समय भारतीय जनता पार्टी को जूनियर पार्टनर के तौर पर जरूर मिला, लेकिन डायरेक्टली कंट्रोल में तो भारतीय जनता पार्टी कभी आई नहीं। जगदीप जी, तो अब आप डायरेक्टली कंट्रोल तो कभी रहा नहीं बीजेपी का, जवाब दीजिए। काट की हांडी एक ही बारी चढ़ेगी, लोग इस बारी जम्मू कश्मीर के लोग इनके साथ नहीं चलेंगे। ठीक है पठानिया जी, और अब भारतीय जनता पार्टी का ठीक है पठानिया जी अंदाज बन चुका है, जगदीप जी की सीट भी जीतेगी और अपनी सरकार भी बनाएगी आने वाले असेंबली इंतखाबात। जी ये बड़ा मैं कहूंगा विडंबना है, दुखद है कि भारतीय जनता पार्टी अपने वही पुराने चिरपरिचित अंदाज में जिम्मेदारी का ठीकरा दूसरों पर फोड़ने में लेश मात्र भी परहेज नहीं करती। इन्होंने खुद क्या किया, कहां, किस समय जब ये सत्तासीन थे उस पर बात नहीं करेंगे। दूसरी बात, बार बार ये जो दावा किया जा रहा है कि एनडीए जो है वो बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करेगा और आर्टिकल 370 की आड़ में इस मर्तबा, क्योंकि देखने में तो ये भी आ रहा है जो आखिरी रैली हुई उसमें मोदी जी की लोकप्रियता का ग्राफ भी काफी नीचे आया है। तो मेरा ये मानना है कि कांग्रेस जितनी ईमानदारी के साथ लोगों के बीच जा रही है और नेशनल कॉन्फ्रेंस या अन्य घटक दल जिसमें पीडीपी भी है, इन सबका एकजुट होकर साथ आना जो इसके पीछे का मूलभूत कारण है, कॉन्फ्रेंस का नाम नहीं ले रहे हैं, आपके बिल्कुल बगल में बैठे हुए हैं, लेकिन आप नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम नहीं ले रहे हैं। कहीं ना कहीं कश्मकश है अभी पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर। कांग्रेस मैंने सबसे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस की कहा, शायद आप तक आवाज नहीं पहुंची। और दूसरी एक और बात, अभी गुलाम नबी आजाद साहब पार्टी के प्रवक्ता बात कर रहे थे, तो मैं एक चीज इनको भी बता दूं, जितना बड़ा इन्होंने दम भरा है और वो गुड गवर्नेंस और वर्क कल्चर जो गुलाम नबी आजाद साहब की सरकार में हमने देखा, और हमने देखा कि वजीर कमीशन की सिफारिशें जब 4 जिलों की बात करती थी तो वो 8 बनाकर चले गए। उनका राजनीतिक वजूद आज हाशिए पर है। जितनी देर वो कांग्रेस में रहे उतनी देर जरूर गुलाम नबी आजाद साहब एक बड़ा नाम थे, लेकिन आज स्थिति क्या है ये सब जानते हैं। और भारतीय जनता पार्टी को मैं ये साथ कि पहले की बातें तो आपने कर ली, लेकिन आज स्थिति क्या है वो समझ लीजिए। मैं उसी पे आ रहा हूँ आशा जी। कांग्रेस वचनबद्ध है लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए, और जो जातियां जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हुई हैं उनके लिए कांग्रेस एकजुटता के साथ, वचनबद्धता के साथ मैदान में उतरेगी और निश्चित तौर पर अपने तमाम घटक दलों को। ठीक है सलमान जी, जवाब दीजिए। आपने देखा, देखिए गुलाम नबी आजाद साहब का वजूद, गुलाम नबी आजाद साहब का वजूद ये है, तब ये बोतल में दूध पी रहे होंगे जब गुलाम नबी आजाद साहब ने इस देश के लिए जो है आतंकवादी हमले सहे, और इंदिरा गांधी जी ने उनको जो पंजाब में उन्हें आतंकवाद का मुकाबला करने के बाद जो है मिनिस्टर बनाया। राजीव गांधी ने उनको यूथ प्रेसिडेंट तब बनाया जब गुलाम नबी आजाद साहब ने संघर्ष किया, कामयाब किया, और जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आजाद साहब ने 1 से 20 सीटें दिलवाई और तब वो चीफ मिनिस्टर बने। और आज की बात अगर मैं करूं, जब गुलाम नबी आजाद कांग्रेस से निकले उसके बाद विकेटें एक के बाद एक गिरना शुरू हुई। ये गुलाम नबी आजाद साहब का वजूद है। आज सब लोग कहते हैं कि राहुल गांधी के पीछे चलने को हम तैयार नहीं है। क्यों आपके बड़े बड़े नेता जो है कांग्रेस छोड़कर चलेंगे? क्या वो गुलाम नबी आजाद साहब की तरह बीजेपी
बीजेपी के रास्ते में गए। आप जी, कब तक दूसरों को बैठिए। इल्जाम लगाए? क्यों ममता बनर्जी आपसे निकल गई? क्यों बाकी लोग जो है आपसे निकल गए? क्योंकि जगदीप जी, आपकी दीजिए स्ट्रेटजी जवाब। नहीं है। आप आइए, मुकाबला दीजिए करिए हमारा जवाब जमीन दीजिए। पे। कौन से लीडर आपके ठीक है, पास सलमान जी, हो गया। मुझे बताइए, कौन सा लीडर ऐसा है जिसने एक सेकंड, सिर्फ मुझे दो लोगों को नहीं घुमानी है डिबेट। जल्दी से जगदीप जी रिवर्ट कीजिए। मुझे नहीं पता। नेता थे सब गुलाम एक मिनट, मुझे नहीं सलमान जी, हो गया। कि इनका अंदाजे गया क्या है, लेकिन मुझे जहां तक समझ आ रही है कि मर्यादित ढंग से बात करने की तहजीब भी शायद इनको नहीं है। बोतल में दूध पीने वाला रिमार्क्स इनका मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से पहली बात सुनिए, उमर, आप उमर को एक तरफ रख के बात कीजिए। मैंने जो कहा है वो सच है। चलिए, ठीक है मुजफ्फर जी, बड़े नेता थे, ठीक है, हो गया। कांग्रेस ने उनको बड़े नेता बनाया, उसी को दगा देकर आज भारतीय जनता पार्टी जब आप डिबेट में आकर बैठते हैं तो प्लीज एक दूसरे की मर्यादा को बनाकर रखें। इस चीज का भी ध्यान यहाँ पर रखना बहुत जरूरी है। इस चीज का ख्याल रखें प्लीज, ऑल ऑफ यू। आशा जी, मुजफ्फर जी, ठीक है, जगदीप जी, हो गया। इस तरह से आप इंडिविजुअली एक दूसरे पर अटैक करेंगे तो फिर किस तरह से चलेगा? ठीक है, हो गया ये मुजफ्फर जी। पार्लियामेंट्री इलेक्शन बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। इसलिए मुख्तलिफ होगा कि 5 अगस्त 2019 के बाद ये पहला इलेक्शन होगा, मेजर इलेक्शन, क्योंकि उसके बाद ना तो कोई असेंबली इलेक्शन हुआ और ना ही पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ। इस वक्त जो मेन मुद्दा रहेगा, जाहिर सी बात है कि जो यहाँ की ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ छिना गया, यहाँ की सरकारी नौकरियों का जो आपने तो मुजफ्फर जी, वही तो आम जनता जानना चाहती है ना कि इंडिया गठबंधन बनने के बाद जमीनों को आप लोग किस तरह से वापस लाएंगे, नौकरियों को कैसे वापस लाएंगे, क्या करना चाहते हैं? 370 पर काम किया जो बीजेपी की तरफ से, उसे वापस लाएंगे या किस तरह से? मैं कहता हूँ वापस लाना तो बात की बात है, जिन्होंने छीनी है उनको कौन सा हक पहुंचता है कि वो क्या कहेंगे? पठानिया जी, जवाब दीजिए जल्दी से। हमने लोगों की यहाँ के मुलाजमत छीनी। अरे 370 में उसके सिवाय तो कुछ बचा नहीं था। दो ही चीजें बची थी, एक पठानिया जी और दूसरा वाइंड अप करना है मुझे, जल्दी से जवाब दीजिए। नौकरी तो नौकरी रही जी। मुझे बजरी, ठीक है मुजफ्फर जी, लेट मी बस्ट दिस स्मोक स्क्रीन। सबसे पहले तो मुजफ्फर जी सुन लीजिए, जम्मू कश्मीर की नौकरी और जम्मू कश्मीर की जमीन, मेरी बात सुनिए। जम्मू कश्मीर के नौकरी, मुजफ्फर जी वो भी आपने अब सुनिए, एक्सक्लूसिवली जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल को ही मिलती है। हाँ, जम्मू कश्मीर का जो डोमिसाइल लॉ है वो इतना रिजिड नहीं है, उसमें बाहर के स्टेट्स के लोग या चलिए अब समझना पड़ेगा कि इंडिया गठबंधन किस तरह से नौकरियां लाएगी, जमीन वापस लाएगी, पर्यटन को लेकर किस तरह से काम करेगी, क्योंकि सरकार तो दावा कर रही है कि काम हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद पठानिया जी जुड़ने के लिए। मुजफ्फर जी आपका भी धन्यवाद, जगदीप जी आपका भी, और सलमान जी आपका भी। तो फिलहाल आप देखिए किस तरह से 400 पार का नारा एनडीए की तरफ से दिया गया है, लेकिन इंडिया गठबंधन जो जम्मू कश्मीर के अंदर बन रहा है, अब उसकी तरफ से क्या कुछ आरोप लगाए गए हैं वो आपके सामने थे, लेकिन लोकसभा चुनावों में किस तरह से समीकरण बनते हैं वो देखने वाली बात है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।